आप देख रहे हैं उत्तराखंड का नंबर 1 चैनल उत्तराखंड हलचल। तो फिर से स्वागत है आपका आमना सामना में एक नए मेहमान के साथ। जैसा कि हमने आपको वादा किया था कि आमना सामना में हर बार एक नया मेहमान होगा, उससे सीधी बातें भी होंगी और सीधा आमना सामना होगा। तो आज जो हमारे साथ नए मेहमान हैं वो विपिन थपलियाल हैं, जो उत्तरकाशी से आते हैं और जिनकी धर्मपत्नी जिला पंचायत सदस्य है डामटा की, और वो खुद जिला पंचायत सदस्य में प्रतिनिधि के तौर पर यहां पर आज पहुंचे हुए हैं। कल तो बहुत स्वागत है थपलियाल जी आपका आमना सामना में। नमस्कार जी बुधियाल जी, आपका हार्दिक स्वागत है। थपलियाल साहब, पहाड़ उत्तरकाशी और हमेशा मैं कहूं जब से जिला पंचायत आप भी बने, आपके साथी भी बने, सुर्खियों में रही। हमेशा ये लगता रहा कि कभी प्रशासक बैठा दिए गए, कभी फिर से कुर्सी जिला पंचायत अध्यक्ष को मिल गई। उसके साथ साथ ये भी प्रश्न है कि जब जब अध्यक्ष जो थे उत्तरकाशी, उन पर कोई मुसीबत आई तो एक ढाल की तरह थपलियाल जी भी उनके साथ खड़े रहे। क्या कहेंगे इसको लेकर? देखिए जी, मैं आपके चैनल के सभी दर्शकों को जिला पंचायत की जो स्थितियां रही, जैसे हमारा कार्यकाल शुरू रहा, मेरी धर्मपत्नी कपलोल डामटा वार्ड से वार्ड 19 से जिला पंचायत सदस्य हैं, और जैसे ही हमारा कार्यकाल जिला पंचायत का 1 दिसंबर को जब शपथ के तौर पे हमारे माननीय अध्यक्ष दीपक बिजवाण जी कुर्सी पे बैठे तो धीरे धीरे जैसे स्थितियां सामान्य थी, पहले सब कुछ ठीक चल रहा था। तो अप्रैल में डीपीसी का चुनाव होना था 18 अप्रैल को, तो उस दिन सरकार के 100 दिन पूरे हुए थे, और इस वजह से हमारा जो जिला पंचायत का एक नियोजन जो समिति का गठन होता है, उस नियोजन में हम मेंबर इसलिए नहीं बन पाए। आज की डेट में मेरी वाइफ इसलिए डीपीसी की मेंबर नहीं बन पाई क्योंकि 22 तारीख को सरकार के जब 18 तारीख को सरकार के 18 अप्रैल 2020 में जब सरकार के 100 दिन पूरे हुए तो सरकार ने वो कार्यक्रम रद्द कर दिया। और जैसे ही वो कार्यक्रम रद्द करा, डीपीसी वाला जो चुनाव होना था, तो उसके बाद डीपीसी के बाद हमारा जो आगे का सरकार ने डेट टाइम रखी थी, शायद मुझे लगता है 24 अप्रैल का रखा था। तो 22 अप्रैल को कोविड की वजह से पूरा देश में, हमारे उत्तराखंड में तो वहीं पर, लेकिन पूरे देश में लॉकडाउन की स्थितियां कर दी थी। उसके बाद ये कार्यक्रम धीरे धीरे चलता गया। फिर नैनीताल में हमारे संगठन के अध्यक्ष जी हैं प्रदीप भट्ट जी, उनके साथ मैं नैनीताल तक पहुंचा था ये डीपीसी के चुनाव के लिए। और हमने यहाँ आपका प्रेस क्लब में एक पत्रकार वार्ता भी कराई थी। तो मैं उस पत्रकार वार्ता का लाभ में भी था। प्रदीप भट्ट जी के साथ हमारी माननीय उपाध्यक्ष कविता परमार जी थे, और यहाँ देहरादून के 1-2 सदस्य भी थे। तो जब हमने ये स्थितियां धीरे धीरे देखी तो कोविड के बाद क्या हुआ कि स्थितियां बहुत गंभीर सी हो गई। फिर धीरे धीरे जिला पंचायत में काफी अड़चने भी आई। अध्यक्ष पहले निर्दलीय थे, बाद में कांग्रेस में जाने के बाद कई स्थितियां हो गई। तो उन स्थितियों को देखकर कि कहीं सरकार का, हो सकता है कि सरकार का भी प्रेशर रहा होगा उस चीज के लिए। सरकार का प्रेशर ये था कि जो हमारे पहले निर्दलीय अध्यक्ष थे दीपक बिजवाण जी, बड़े भाई हैं हमारे, वो धीरे धीरे जब उन्हें अपना विधानसभा की और अपना चुनाव लड़ने का एक इरादा तय करा था, तो उससे हो सकता है कि सरकार भी नाखुश रही होगी। आज भी हमारे जिला पंचायत में अपर मुख्य अधिकारी आज भी एसडीएम डुंडा को आज एक कार्यवाहक के तौर पर उनको कार्यभार देता है, जिससे कि कई भुगतानों के प्रति कई काम मतलब समय अनुकूल नहीं चल पा रहा है। अच्छा थपलियाल जी, एक बार बताइए, शुरुआत हुई, कोरोना काल आया, उस पर ही सवाल खड़े होने लगे। हुआ कि कोरोना काल पर मीटिंगें होने लगी, तमाम चीजें हुई, और जिन प्रदीप भट्ट जी का आप नाम ले रहे हैं, जो प्रदेश अध्यक्ष बने संगठन के, पंचायती राज संगठन के, उन्हीं को लेकर फिर एक ऐसा हुआ कि उन्हें ही को पे ही प्रश्न चिन्ह होने लगे, और प्रदीप भट्ट जी फिर दीपक बिजवाण के विरोध में खड़े हो गए, अविश्वास प्रस्ताव की बात करने लगे। तो ये जो सिनेरियो रहा, ये कैसे बदला? क्योंकि मैंने ये देखा कि अगर राजनीति सबसे ज्यादा उथल पुथल रही कोरोना काल हो चाहे उसके बाद हो, ये 5 वर्ष का जो कार्यकाल रहा, उसमें उत्तरकाशी में जो उतार चढ़ाव रहे, उसमें सबसे आगे प्रथम स्थान अगर मैं कहूंगा तो उत्तरकाशी का रहा। पहले जो व्यक्ति खास थे वो ही बैर हो गए, और बैर ही फिर खास हो गए, और खास के बाद तमाम चीजें रही, और आरोप ऐसे कि जो कोरोना काल में भी लगे और जिला पंचायत सदस्यों पे भी लगे। लोगों ने तक ने मोर्चा खोल दिए
कि जिस विश्वास के साथ, क्योंकि समय भी कम मिला, जिसको लेकर अभी मांग चल रही है, समय कम मिला, उसके बाद लोगों का एक विश्वास था, पूरी ये था कि अब विकास होगा, या लोगों ने जिनको वोट दिया था उनके प्रति लोगों के मन में ये विश्वास था कि ये विकास करेंगे, पर वहां तो उलट ही हुआ, उथल पुथल भी हुई राजनीति में और साथ में आरोप भी लगे। उसको कैसे देखते हैं पूरे? देखो, हमारे उत्तरकाशी जिले में 25 मेंबर हैं जिला पंचायत के, और हर चुने हुए क्षेत्र के लोगों की आशाएं होती, उम्मीदें होती है कि हमारा जो मेंबर बना हुआ कुछ आगे करेगा, कुछ हमारे लिए सार्वजनिक तौर पर योजनाएं लाएगा, सर्वांगीण विकास की बात करेगा। और हमने अपने क्षेत्र में, अगर मैं अपने क्षेत्र की बात करूं, कपनौर डामटा वार्ड की, क्योंकि महिला प्रतिनिधित्व की जगह, वाइफ की जगह, मैंने खुद कई बार आना जाना हमारे क्षेत्र में विकास की बात के तौर पर मैंने 12 घर के टीन सेट बनवा रखे हैं और अपना रास्ते बनवाए, अपने शौचालय हमारा धारी बाजार में, और एक छोटा सा मार्केट हमारा सारीगाड़ में पड़ता है, वहां शौचालय बनवाए। हमने अपने ग्राम पंचायत तिया में 3 सेट बनवाए, नहरियुका में बनवाए, और हमारा अभी संगोली ग्राम पंचायत है, कलोगी में है, बहुत सारी जगह अपने गांव क्षेत्र में काफी विकास की। अब उन सब चीजों को देखते हुए सदस्यों के पास क्या होता है कि हमारे पास इस कार्यकाल में, मतलब इस पंचायत में क्या होता है सिस्टम, मुझे जो लगा, किसी सदस्य के हाथ में कुछ नहीं होता, एक डाकिया का काम करता है एक सदस्य, एक डाकिया का काम करता है। हमें अपनी चिट्ठियां बनानी है, हमें अपने प्रस्ताव देने हैं, और प्रस्ताव देके हमें अपनी योजनाएं चलानी है। योजनाओं के बाद हमारा जो सिस्टम होता है फिर कि उस पर हमने जो भी सिस्टम होता है, सिस्टम के तहत काम करवा दे। उसके बाद भुगतानों का बहुत बड़ा इशू आया है, ये चीजें हैं। अब रही हमारे जिला पंचायत में जो सबसे ज्यादा चला, ऐसे तो राजनीति में होता ही है कि कोई इधर का उधर, उधर का उधर। मैं खासकर अगर अपनी बात करूं तो मैं उन सब चीजों को, मैं स्टैंड वाला व्यक्ति हूँ। मैं जिस जगह पर स्टैंड करा था, मेरा स्टैंड आज भी वही है, तब भी वही है। हमने माननीय अध्यक्ष जी के साथ अपना 100% पहले भी दिया था और आज भी है। लेकिन हमारी एक ही उम्मीद है कि हो सकता है कई सदस्यों की जो मन इच्छाएं होती है, अपेक्षाएं होती है, वो बहुत अधिक हो, बहुत अधिक, उसको हम ये बोल सकते हैं कि अधिक से ज्यादा। इच्छाएं तो सबकी होती है, लेकिन अतिशयोक्ति की जिस बात करें कि अत्यधिक इच्छाएं होनी है, तो ये एक विवादित का होना भी ये कारण जाना जा सकता है। अच्छा तब जी सीधे सवाल है, आमना सामना शो है, तो मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये प्रश्न पूछूंगा। मुझे लगता है कि उम्मीद है कि आप इसका जवाब भी देंगे। ये कहा जाता है कि जब जब जिला पंचायत अध्यक्ष चुने जाते हैं, जो सदस्य हैं उनकी तो भूमिका सबसे अहम रहती है इसमें। उस समय खुले तौर पर लालच और ये सब चीजें दी जाती हैं, जिसको लेकर ये पंचायत के, ये अध्यक्ष के जो चुनाव है, जिसको लेकर जो सतपाल महाराज जी हैं, जो मंत्री हैं, उन्होंने ये भी कहा था कि अब जनता द्वारा ही अध्यक्ष को चुना जाएगा। क्या ये खेल होता है? मैं इसलिए पूछ रहा हूं क्योंकि आपने बहुत करीब से चीजें देखी हैं, आपने देखा, आपने कहा ना कि अतिशोक्ति जो लोग करते हैं, जिन्हें एक उम्मीद रहती है, तो क्या वो उस उम्मीद से पहले भी इस उम्मीद में आते हैं कि जो फलाना व्यक्ति हमें जो जितना लालच, बड़ा लालच देगा उसे ही हम चुनेंगे? ऐसा कुछ भी चीजें देखी आपने? देखो, ये चुनाव मैंने, जो ये पंचायत का चुनाव था 2019 से लेकर अभी हमारा 24 तक का, मैंने इसको बहुत नजदीक से, और अपने, मैं अध्यक्ष के तौर पे बात करूं, माननीय अध्यक्ष हमारे दीपक बिजवाण बड़े भाई, जो उनका कार्यकाल था बहुत विवादित कार्यकाल भी रहा। और डेलीगेट के चुनाव में क्या होता है कि सदस्यों की खरीद फरोख्त, ये सब चीजें होती है, वास्तविकता होती है। मैं इस खरीद फरोख्त के लिए, इस डेलीगेट के चुनाव के लिए माननीय हमारे जो अभी पंचायत राज मंत्री हैं सतपाल महाराज जी, उनसे मैं उत्तराखंड की जनता की ओर से आग्रह करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा कि इस डेलीगेट को, चुनाव को बंद कर दिया जाए, इसको जनता के द्वारा चुनाव करवा दिया जाए। क्योंकि क्या होता है, इस चुनाव में जब व्यक्ति चुन के आता है अपने क्षेत्र में, तो क्षेत्र वालों की उम्मीदें होती है, उम्मीदों के साथ सदस्य को बनाया जाता है। जब सदस्य, हो सकता है कोई अपने रिश्तेदारी के चक्कर में, कोई अपने भाई बंदी के चक्कर में, कोई दोस्ती के चक्कर में बन जाता है, हो जाता है, फिर 2 गुट बन जाते हैं, तो 2 गुटों में कभी कभी नाक का सवाल आ जाता है। एक पक्ष को बचाने के चक्कर में आदमी उस चीज के लिए स्टैंड करता है। मैं उन लोगों में से रहा कि अपने पक्ष को बचाने के लिए स्टैंड रहा, और ये आप माननीय अध्यक्ष जी से कभी वार्तालाप कर सकते हैं।
तो मुझे ये लगता है कि पंचायतों में ये सबसे गंदा सीन है कि जो ये डेलीगेट के चुनाव होते हैं इसको नहीं होना चाहिए। मतलब इसमें क्या होता है कि जनता का बहुत बड़ा नुकसान होता है, मेरे देखने में बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो इसलिए ये चुनाव जनता के द्वारा कराए जाए और जनता को मतलब उस क्षेत्र के जो एक प्रतिनिधित्व करके आता है बेचारा, चाहे वो आज इस बार हमें नेक्स्ट टाइम दूसरा आएगा, हमसे पहले कोई और था, तो कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जनता के सामने झुकना नहीं पड़ेगा। उसके हाथ में रहेगा, सब कुछ रहेगा। उसको अगर 25 लाख का बजट मिलना है तो उस व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए, मतलब जो उसको अपना समय पे भुगतान करा पाए, समय पे अपनी कार्य सीमा का तय कर पाए। अच्छा धपियाल साहब, सवाल तो यहाँ पर जो जिला पंचायत उत्तरकाशी है वहां पर ना तो जो अपर मुख्य कार्य जो अधिकारी है, जो अधिकारी रहते हैं वो भी आपके पास नहीं है, एसडीएम को उसका चार्ज है। इससे पहले व्यवस्था बनाने के लिए जो ए आर्य जी थे, श्यामलाल आर्य जी, उन्हें इनका चार्ज दे रखा था। मैंने तो ये तक सुना है कि जो ए साहब है ना तो साइड पे जाते थे उस समय, जब इन्हें चार्ज दिया उसके बाद तो शायद जाने लगे। व्यवस्थाएं इतनी खराब है कि जो लोग भी हैं वो सदस्यों के तमाम लोगों के फोन नहीं उठाते हैं और ये आप वहां पर योजनाओं का जो निरीक्षण होता है उसे करने नहीं जाते हैं, भुगतान के लिए विलंब है। ये सवाल इसलिए भी मैं कर रहा हूं क्योंकि आपने कहा, आपने स्टैंड लिया, सबसे बड़े पद पर आपके वो व्यक्ति बैठे हुए हैं जिनके लिए आज आपने कहा आपके बड़े भाई हैं। आपको मैंने ये भी सुना है, गुप्त सूत्रों से हमें ये भी मालूम है कि आपकी रिश्तेदारी भी शायद दीपक बिजलानी जी के यहाँ है, तो शायद उस वजह से भी आप उनके साथ स्टैंड में रहे। तो आपके सबसे बड़े पद पर, तो क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ कि भुगतान पे समस्याएं हैं? जी, ये भुगतान पे अभी है, वाकई में थोड़ा समस्याएं हैं। मैंने माननीय अध्यक्ष जी को कई बार आग्रह भी करा हुआ, बड़े भाई के तौर पे भी, अपने सदन के नेता होने के नाते भी मैंने कई बार उनको अवगत कराया कि क्षेत्र की बहुत बड़ी पीड़ा है, क्षेत्र में हमने काम करवा के, मैंने टीम सेट बनवा के, अगर आप कभी में मौका मिलेगा जरूर से आइए, मेरे क्षेत्र में आइए और उन चीजों को, वास्तविक चीजों को देखिएगा। वो विद्यालय का गेट हो या कहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों के रास्ते हो जहाँ पे मतलब हमारी कई महिलाओं को, तो या हमारा भी कई, मैंने भी टीम सेट, तो स्थितियां क्या देखी कि संविदा के कर्मचारी हैं, एक तो वहां पे हमारा अपर मुख्य अधिकारी नहीं है आज में। ये सरकार को भी देखना चाहिए कि अगर कांग्रेस का है वहां अध्यक्ष, तो सरकार को भी ये हीन भावनों से नहीं देखना चाहिए, दूसरे भावनों से नहीं देखना चाहिए। सरकार को प्रत्येक 13 जिलों में अपने पूरे कर्मचारी बिठाने चाहिए। चाहे दीपक बिजलानी जी हमारे कांग्रेस के लीडर हैं, वो कांग्रेस में चले गए, कांग्रेस से चुनाव लड़ा, लेकिन वहां अपर मुख्य अधिकारी को भेजने की जिम्मेदारी माननीय अध्यक्ष जी के साथ साथ सरकार की जिम्मेदारी है, बिल्कुल, जहां से लोगों की जन सुनवाई हो सके। और आज दूसरे के घर में तो कोई, मुझे लगता नहीं कि दूसरे घर पे कोई सयाना बन जाए, होता ये स्वाभाविक सी बात है। तो एसडीएम साहब तो सिर्फ उतना ही करेंगे जितना उनको बोला जाएगा, वो तो उतना ही करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार को ये सब चीजें देखनी चाहिए, उस जिले में, उस विभाग में कितने कर्मचारी हैं, तो ये नजर होनी बहुत जरूरी है। आज अगर अपर मुख्य अधिकारी होती तो हम अपर मुख्य अधिकारी को डायरेक्टली अपने ऑफिस में बैठ के बात कर सकते थे, उनको बोल सकते थे कि साहब ये चीजें होनी है, ये हमारे बॉन्ड नहीं हो रखे, ये हमने काम करवा रखे, ये हमारे, तो होता है। क्योंकि राजनीतिक पद जो होता है वो सिर्फ 5 साल के लिए होता है। हर कोई व्यक्ति ये चाहता है चलो ठीक है मैंने अच्छे काम कर लिया, ठीक है, नहीं तो अपना घर भी बैठ सकता है। लेकिन जो गवर्नमेंट सरकारी व्यक्ति होता है वो 62-60 साल तक नौकरी करता है, एक जिम्मेदारी के साथ होता है। तो उत्तरकाशी में मुझे ये दिखा, अपने जिला पंचायत में अधिक से लोग वहां पर संविदा के भरे, और संविदा का कर्मचारी होता है कि अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करता नहीं है, क्योंकि उसको पता है कि जिम्मेदारी क्या है, गवर्नमेंट व्यक्ति की है। तो ये सरकार को जरूर से उस चीज के ऊपर देखना चाहिए और सरकार को ये भेदभाव नहीं करना चाहिए। धपियाल जी, मैंने तो ये भी सुना है कि आप क्या कर रहे हैं, आपने ये मन भी बनाया है कि आप अपना जो डामटा है और यहाँ पर देहरादून की और भी रुख की करने की तैयारी आपकी है। देहरादून में भी आप शायद राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं, ऐसा कुछ भी है क्या? जी देखो, मैंने अभी जो अपना एक मन बनाया अभी कि मुझे देहरादून में, मैं अभी यहाँ विगत अभी 5-7 सालों से रह रहा हूँ। ऐसे तो मेरा यहाँ पढ़ाई का दौर यहाँ चला, डीएवी से चला, अपना करणपुर में एक छोटा सा कोचिंग सेंटर भी खोला हुआ था। तो 2017 में मैं अपना पहाड़ में अपनी राजनीति के सेवा भाव के लिए गया था। हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ी पीड़ा क्या थी कि बैंक की थी बहुत। उस बैंक को लेकर भी पूछूंगा, उस बैंक को भी बताइएगा। मैं आपको बताना चाहूंगा कि पीएनबी, ये धपियाल जी चाहते थे कि उनके गांव में पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक आए, क्षेत्र में आए
जिससे जो आस पास के जो लोग हैं उन्हें सुविधा मिल सके। पर इसके पीछे भी एक बड़ा राजनीतिकरण हो गया। जी। राजनीतिकरण क्या हुआ वो थपलियाल जी बताएंगे। देखो, आपने पूछा था कि आप देहरादून मतलब राजनीति के, हाँ, बिल्कुल। पूछा था आपने, तो मैं उन सब चीजों को बैंक के लिए, तो मैंने जो सिस्टम देखा अपना, हम लोग क्या करते हैं कि विकास की उम्मीद कर लेते हैं। क्षेत्र में प्रत्येक गांव में होता है कि विकास करेगा, हमारा युवा नेता आएगा, वो अच्छा विकास करेगा। तो अधिक से ज्यादा लोग मैंने जो देखे ना, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही विकास को देखना चाहते हैं। ये वास्तविक पीड़ा है आज की युवा की। जो आज का युवा है वो सिर्फ फेसबुक और व्हाट्सएप पे ही विकास देखना चाहता है। मैं बहुत सारे ग्रुपों से जुड़ा हूँ, तो वास्तविकता पे कोई बात नहीं करना चाहता। तो अभी हमारा एक नया वार्ड ही बना है। हम जो न्याय पंचायती है, उस वार्ड को भंकोली वार्ड में कर दिया गया। हम उस क्षेत्र से अब डांटा से, अब हमारा एक संकुचित क्षेत्र हो गया, बहुत बढ़िया क्षेत्र हो गया। तो मैंने यहाँ अभी देहरादून से पार्सल करने का प्लान बना रहा था। वो सिर्फ एक ही रीजन है, मैंने माननीय अभी हमारे गढ़वाल से, पौड़ी गढ़वाल से भी सांसद महोदय हैं आदरणीय बलूनी जी, तो उनके माध्यम से मैं दिल्ली जाकर पीएनबी के लिए, हमारे यहाँ क्षेत्र नहीं है, हमारी जो धारिक अपनों क्षेत्र वो फल पट्टी है, ये आप लोग भी आ रहे थे शायद और आपको जानकारी भी हो गई। उस क्षेत्र से आज प्रत्येक परिवार से जॉब वाले भी हैं, आज बाहर हैं, विदेश में हैं, मतलब बहुत सारे लोग आज हर फील्ड से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। और फल पट्टी के लिए आपको मालूम है, उस क्षेत्र की सबसे मेन पीड़ा थी कि वहां बैंक का ना होना। बिल्कुल, मैं उस बैंक के लिए 2020 से लेके अभी 2022 तक कंटिन्यू, तो यहाँ आपका पीएनबी, पहले हमने एलडीएम के माध्यम से उत्तरकाशी से अपना पत्राचार करा, फिर उस पत्राचार को आगे बढ़ाते बढ़ाते वो चीजें मैं आपको भी फोन के माध्यम से आप मुझे दिखा दीजिएगा, सारी डिटेल हम आपको शो कर तो ये चीजें पत्राचार का, वहां से एलडीएम के माध्यम से हम सर्कल हेड में गए, सर्कल हेड से हम यहाँ देहरादून अंचल कार्यालय आए। यहाँ के बताया कि आपको दिल्ली जाना पड़ेगा। तो किसी राजनीति होता है कोई भी काम करने के लिए, राजनीति को बहुत बड़े, मतलब एक बड़े ओहदे की राजनीति की जरूरत भी पड़ती है, तभी जाके ये सब काम सफल हो पाएंगे। तो माननीय बलूनी जी के राज्यसभा सांसद थे, मैं उनके आवास में 2 बार दिल्ली भी गया था। तो ये टेंडर कॉल, वहां से फिर कॉल प्रोसीजर जो होता है, राज्यपाल जी के यहाँ से सारा प्रोसीजर, यहाँ विद बैंकिंग जितेंद्र सोनकर जी थे, तो उन सब चीजों से प्रोसीजर जब आगे बढ़ गया तो सर्कल हेड टेहरी से उस बैंक का टेंडर कॉल तक आया। इसकी 2 विधि है, फाइनेंशियली और एक टेक्निकल। बिल्कुल। तो टेक्निकल, तो वहां जब क्षेत्र की मैंने जो स्थितियां देखी, मैंने जब 100% ले लिया और बैंक के लोगों ने वहां 3 दिन का कार्यक्रम भी रखवाया। तो क्षेत्र के लोग, वास्तविक पीड़ा है हमारी बैंक की है, मात्र 120 खाते खुल पाएगा। जो हमारे यहाँ जोनल मैनेजर है, जेडीएम है, यहाँ अंचल कार्यालय देहरादून में संजय काटपाल जी हैं। संजय काटपाल जी के यहाँ हम एक डेलीगेशन लेके गए थे क्षेत्र का। हमारे उसमें माननीय विधायक प्रोला विधानसभा के दुर्गेश्वर लाल जी भी थे और हमारे क्षेत्र के जनप्रतिनिधि प्रधानगण भी थे। हमारे 12 लोगों का या 13 लोगों का शिष्टमंडल गया था। तो यहाँ से डेलीगेट जोनल मैनेजर जो हमारे हैं कांडपाल जी, उनका था कि आप 2000-2500 के आसपास खाते खोलिए उस क्षेत्र में। तो हमारे ऑलरेडी पंजाब नेशनल बैंक की जो हमारी नौगांव में शाखा है, वो हमारे गांव क्षेत्र से, धारी कपनौर से 40 किलोमीटर दूरी पर है। उस बैंक में हमारे ऑलरेडी ही 2000 खाते के लगभग है। मैंने जब वहां के कर्मचारी से पता करा, 2000 खाते ऑलरेडी हैं और 120, मतलब दुख की इस बात का हो कि उस क्षेत्र में मात्र 120 खाते खुल पाए हमारे क्षेत्र में। तो राजनीति के साथ साथ क्या होता है कि अगर उस क्षेत्र की एक उपलब्धि होती है ना, मैं अगर वो बैंक खोल देता तो शायद मतलब आप ये हो जाता होता है है कि ये व्यक्ति लाया। हाँ। और राजनीति में होता है, मैंने ये चीज बहुत नजदीक से देखी, मतलब कि लोग उस चीज के लिए शायद सोचते हैं कि कहीं इसका आजीवन का राजनेता न बन जाए, जबकि इसमें मेरा कोई ऐसा स्वार्थ नहीं था। ये कोई बापुती नहीं होती राजनीति। जो व्यक्ति जिसके अंदर दमदार छवि होगी, दमदार नेतृत्व होगा, जिसके भाग्य में होगा, समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को नहीं मिलता। बिल्कुल, जिस व्यक्ति के होगा उसको आना है और आना। और खासकर अब तो पंचायतों में हो चाहे कोई भी राजनीति हो, आरक्षण तय कर दिया गया है। ऐसा नहीं है कि विपिन थपलियाल के वाइफ आजीवन रहेगी, ऐसा नहीं है। तो लोगों को लगाए, लोगों की मानसिकताएं बनी, मनोस्थितियां बनी शायद कि अगर ये आएगा, जो अच्छे खासे पढ़े लिखे बुद्धिजीवी लोग थे, क्योंकि धारी कपनौर क्षेत्र में मुझे 2500, 2700, 2800 वोट बैंक हमारे 16 गांव पड़ते हमारे क्षेत्र में, जो नजदीक है। तो 2700, 2800 वोट में से लगा लो, अगर एक व्यक्ति एक खाता भी खोल ले या अपना डिटेल दे देते कि हमने ये चीजें 3 दिन कर्मचारी रही, अगर प्रत्येक प्रधान ग्राम पंचायत का अपना डाटा दे देता कि मेरे गांव से इतने खाते ऑलरेडी बैंक है,
आज भी बैंक की खबरें छपती हैं हमारे क्षेत्र में, आज भी छपती हैं वो खबरें। तो अगर प्रधान वहां का सजग होता, प्रधान ग्राम पंचायत का, तो कर्मचारियों के साथ हाथ मिलाकर 120 खाते नहीं खोले। तो उन चीजों से मुझे लगा कि यार आदमी चाहे कितने सच्चे और ईमानदारी से काम करे। स्थितियां पहाड़ की क्या है ना, हम लोग क्या सोचते हैं, पहाड़ी लोग होते हैं कि हमें सस्ते में मिल रहा है और हमें आए सीधे कि हमारे मुंह में, तो ये स्थितियां बहुत खराब है। मुझे इसलिए मतलब काम करने का मन नहीं करता है, जो सच्चाई है। अच्छा, वहां से आहत होके आपने ये सोचा कि क्यों ना देहरादून की ओर रुख किया जाए, देहरादून में क्यों ना शुरुआत की जाए। आपको लगता है कि पहाड़ में जो परिस्थितियां हैं वो शहर में नहीं है या देहरादून में नहीं है, यहाँ पर कुछ अलग हो जाएगा, या जो जो वहां पर नहीं हो यहाँ पर आप कर पाएंगे? ऐसा क्या लगा आपको कि आपने सोचा क्यों ना देहरादून में? मेरा जो अभी यहाँ देहरादून से अभी 2.5 साल 3 साल मेरा प्रॉपर तरीके से यहाँ हो गया, तो यहाँ हम भी लोगों की सेवा भाव के लिए लगे रहते हैं, अपने मोहल्ले के लिए, अपने आसपास के लिए। तो पहाड़ों का जो स्थितियां है ना काम करवाने की, वास्तविक तौर पे कोई नहीं देखता है कि व्यक्ति वास्तविक तौर पे क्या करना चाहता है। क्योंकि त्रिस्तरीय पंचायत में प्रधान, आपका क्षेत्र पंचायत, जिला पंचायत, उसके बाद आपका विधानसभा, अगर सब लोग एक बजट मिला के कोई चीज बना दें तो बहुत बड़ा विकास होता है। लेकिन लोग वो चीजें, लोग सार्वजनिक जगहों पे बोल देंगे कि हाँ जी हमारा ये चौक बनना चाहिए, व्यक्तिगत में आके कि भाई साहब हमारा मेरी दीवार होनी चाहिए, ये प्राकृतिक है। और शहर में ये स्थितियां नहीं होगी। शहर में जो काम करने का है, जो काम करने वाली, मैं अभी 2-2.5 साल से कंटिन्यू देख रहा हूँ यहाँ का, मैं वहां के यहाँ का भी जब सिस्टम देख रहा हूँ, तो पहाड़ों में यहाँ बहुत फर्क है। यहाँ लोगों को स्ट्रीट लाइट चाहिए अपनी गली मोहल्ले की, वहाँ नालियां चाहिए, आपका वो इंटरलॉकिंग टाइल चाहिए, बस ये काम है यहाँ पे। यहाँ वहाँ काम करने में काफी फर्क है। मुझे किसी अधिकारी ने भी कहा था कि त्रिस्तरीय जो पंचायत है या पंचायत के जो लोग हैं, चाहे प्रधान हो चाहे जिला पंचायत हो, वो मात्र एक ठेकेदार की भूमिका में रह गए हैं। तो क्या ये सच्चाई है कि ठेकेदार बन के रह गए हैं? उन्हें चाहिए कि दीवार मिल जाए, जैसे आपने कहा। ये उन अधिकारी ने भी मुझे कहा और मैं बड़ा हैरान था। उन्होंने कहा कि प्रधान को अपनी ताकत नहीं पता, उसे ये नहीं पता कि वो एक सीएम के बराबर है अपने गांव में, जैसे चीफ मिनिस्टर अपने स्टेट में होता है, पूरे देश में पीएम होता है, प्रधानमंत्री होता है। उसकी पावर उतनी ही है जितनी एक सीएम की, क्योंकि इंडिविजुअल बॉडी है, ऑटोनॉमस बॉडी है, पर वो अपनी शक्तियों को पहचानता नहीं है। वहीं वो इस तक ही रहता है कि फलाने व्यक्ति को ठेकेदार बना दिया जाए, मनरेगा के तहत कुछ ऐसी योजनाएं आ जाए, बस यहीं तक वो सीमित रहता है। ऐसा भी है क्या? ठेकेदार तक रह गए क्या पंचायत के लोग? वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए तो वास्तविक तौर में ही ठेकेदारी के तौर पे आज अगर मनरेगा की बात करूं तो मुझे ये लगता है बहुत सारे गांव में अगर सर्वे किया जाए और गांव के जितने भी जॉब कार्ड है, वास्तविक तौर पे अगर देखा जाए, प्रत्येक ब्लॉक का खंड विकास अधिकारी जो होता है, अगर जांच पड़ताल करे कि कितने जॉब कार्ड है प्रत्येक ग्राम पंचायत में, अपने निरस्त जो आपके अधीनस्थ कर्मचारी है, उनको अगर निर्देश कर दे खंड विकास अधिकारी या सीडीओ साहब कर दे, जिले की सीडीओ साहब, कि भाई हमें प्रत्येक जॉब कार्ड की डिटेल चाहिए कि 5 साल में इसके खाते में पैसा गया या नहीं गया, या इस व्यक्ति ने काम करा या नहीं करा, या उस पर ठेकेदारी में काम जा रहा है या नहीं जा रहा। तो मुझे ये लगता है शायद कि गांव में आधे से अधिक खाली निकलेंगे जॉब कार्ड। इसका क्या रीजन है? क्योंकि लोग गांव में कम है और ठेकेदारी प्रथा पे ज्यादा काम कर रहे हैं। ये चीजें वास्तविक है, इस बात को हम बोल सकते हैं, मतलब कि सबूत के साथ भी बोल सकते हैं, इस बात को बोल सकते हैं बहुत सारे गांव में। क्योंकि गांव की स्थितियां क्या होती है कि आज ये प्रधान के साथ नहीं है, इसकी बनती नहीं, किसी बात को लेकर कहा सुनी होगी, होता है गाँव घर में होता है, छोटी छोटी बातों के लेकर अगर बात होगी तो प्रधान उसके कार्ड लगाना बंद कर नहीं, तो फिर तो वो तो डीबीटी के माध्यम से डाटा बैंक ट्रांसफर होता है, डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, तो वो कैसे करते हैं? मैंने तो ये भी सुना है कि बैंक ट्रांसफर के बाद पैसे वापस ले लेते हैं, ऐसा भी कुछ होता है क्या? ऐसा भी होता है, ऐसे भी सुनने में आया है बहुत सारी जगह कि आधा आधा पैसा करके कि अगर किसी खाते में 10,000 डाल दे तो उसको बोलते हैं 2,000 तेरा है और 8,000 मेरा है। क्योंकि वो व्यक्ति अपना दिल्ली रह रहा है, वो अपना मुंबई रह रहा है, उसको भी पता है कि 2,000 मेरे फिर क्या आ रहे हैं। तो ये बहुत गंदी स्थिति है, बहुत गंभीर मामला है, ये गंभीर मामले, बहुत गंभीर। इन चीजों पे मतलब जो हमारे शासन है, प्रशासन है, जो हमारे शासकीय कार्य हैं, तो शासकीय कार्यालयों में बैठे हुए व्यक्तियों को इन चीजों पे ध्यान रखना चाहिए, इन और बात करना चाहिए। मनरेगा को कहीं ये ऐसा न कर दे कि हमने तो ये भी तक सुना कि बहुत सारे आजकल मतलब जो जे होते हैं कि अपना किसी के साथ सिस्टम बिड़ा के इन लोगों से, या जो विभागीय कर्मचारी होते हैं अपना ऐंठ लेते हैं गांव के प्रधान के साथ मिलके। बहुत सारी, आप तो मीडिया से जुड़े व्यक्ति, आप तो इन चीजों को हर रोज देखते हैं, तो ये गंभीर स्थिति है। इन स्थितियों पे जरूर से कहीं ना कहीं जिम्मेदार पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों को इन और मनन करना चाहिए, विचार विमर्श करना चाहिए कि ये स्थितियां क्यों है।
एक तरफ सरकार ने बनाया रोजगार का कि चलो भाई दूसरे खाते में पैसा न जाए। सरकार ने तो ये योजना बनाई थी कि दूसरे के खाते में नहीं जाना चाहिए पैसा, इसलिए बनाई थी कि ताकि उसका पैसा सेफ बचे। बिल्कुल। जब जॉब कार्ड ही नहीं लग रहे या सिर्फ संकुचित लोगों के जो व्यक्ति उनको आपस अपने रिश्तेदार या रिलेशन वालों के सिर्फ उन्हीं तक सीमित है, तो ये बहुत दयनीय स्थिति वाली बात है। तो आपने सुना कि बड़ा खुलासा भी है। खुलासा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि ये सिस्टम है। इस सिस्टम में जो लोग, जो जवाबदार, जिन्हें जवाबदारी दी गई है कि इसके जवाबदार अगर वो ही मिली भगत करके ये करने लगे तो ये हालात यही होंगे। यकीन मानिएगा, जो चीजें थप्याल जी ने बोली है, अगर उसकी जांच हो जाए तो ना जाने मनरेगा में रजिस्टर्ड कितने लोग ऐसे होंगे जो ना तो गांव में रहते होंगे। जैसे कहा कि अगर वो दिल्ली में हैं, उनके खातों में अगर पैसा आता है, 10,000 रुपए अगर आते हैं तो 2,000 उन्हें फ्री के मिल रहे हैं। पर सवाल यहां पर फ्री का नहीं है। सवाल यहां पर यह है कि जिन चीजों के लिए वो पैसा दिया गया था, जिसमें वो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की बात की गई थी, और जो गांव में लोग हैं जो सच में जिनके पास रोजगार नहीं है, क्या उन्हें वो रोजगार मिल पा रहा है? क्या राजनीति और पंचायत की राजनीति में ये हो गया है कि जो जनप्रतिनिधि हैं वो ठेकेदार की भूमिका में? ये बड़े सवाल है। इसकी जांच भी होनी चाहिए। पर विपिन थप्याल जी हमारे साथ हैं, जिन्होंने बड़ी आहत होने की भी बात की है कि क्यों आहत हुए। उन्होंने पूरी अपना किस्सा बताया और आमने सामना में उन्होंने बेबाकी से बोला है कि ये हालात हैं जिसकी वजह से उन्हें डामटा से देहरादून की ओर रुख करना पड़ा। और आप भी जरूर कमेंट करके बताइएगा कि आप क्या कहेंगे जो आपने बातें सुनी थप्याल जी की, तमाम चीजें जो उन्होंने बताई। हम भी लगातार ऐसे ही तमाम एपिसोडों में आपके साथ जुड़े रहेंगे, नए नए मेहमानों के साथ। तब तक के लिए ऐसे जुड़े रहिएगा और देखते रहिएगा उत्तराखंड हलचल। उत्तराखंड हलचल की समस्त अपडेट पाने के लिए चैनल को जरूर फॉलो करें।